टैक्स। इनकम टैक्स में अभी ऐसा है कि आपका जो पेपर आ रहा है उसमें थ्योरी क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। पेपर में टाइम कम दिया है तो पूरे चांस है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे और थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दो तरीके होते हैं थ्योरी पढ़ने के, कि एक प्योर नोट्स पढ़ाया जाए और एक होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। तो मेरा थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के हिसाब से ठीक रहता है। मानिए अगर 10 क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ तो उसे आप 10 नोट्स समझ लीजिएगा। डिटेल्ड नोट्स फिर और पढ़ सकते हैं। डिटेल्ड नोट्स बुक्स में ही होते हैं, वहीं से पढ़ने होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को सुनने थोड़ा तुम्हें आइडिया लगेगा, थोड़ी तुम्हें हेल्प मिलेगी। चलिए ठीक है, चलिए ओके। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अपन अच्छे से जानते हैं कि एक व्यक्ति इनकम कमाता है सैलरी से, बिजनेस से, या तो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, या रेंटल इनकम होती है। रेंटल इनकम मतलब जो इनकम आपको प्रॉपर्टी को किराए पर देने से आती है। इसके अलावा इंटरेस्ट वगैरह की इनकम होती है जो अदर सोर्स की इनकम होती है, और किसी असेट्स को सेल करने से जो इनकम होती है उसे अपन कैपिटल गेन की इनकम बोलते हैं। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी मकान को किराए पर देने से होने वाली इनकम। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, हाउ इज़ द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ अ लेट आउट हाउस डिटरमिन्ड। आप किसी मकान की इनकम निकालते समय जीएवी कैसे निर्धारित करेंगे। अब आप अच्छे समझो, प्रैक्टिकल दुनिया में हम शायद समझते होंगे कि जो किराया हमें मिलता है वही हमारी इनकम होती है, लेकिन इनकम टैक्स की दुनिया में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में कुछ शब्द होते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, इन सब में तुलना होती है। तो मैं अब आपको एक टेबल के थ्रू बताता हूँ कि आपको कैसे लेना है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको म्युनिसिपल वैल्यू देखनी है और फेयर रेंट देखना है। इनमें से जो हायर वैल्यू है वो आपने लेनी है, म्युनिसिपल वैल्यू और हायर रेंट, और क्या बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से आपको बड़ी वैल्यू लेनी है। जैसे 80,000 मान लो ये आ गया, मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू 70,000 था और फेयर रेंट 80,000 था, तो 80,000 सेलेक्ट हो गया। एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड रेंट, फिर आपको इसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है और दोनों में से जो मूल्य छोटा हो ना वो लेना है। तो 80 और 60 में से आपका जो छोटा मूल्य जैसे 60,000 आ गया, गलती से 6 लाख प्रिंट हो गया, वो 60,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको एक्चुअल रेंट लेना है। यानी अब तक मैंने जो 3 बोले ना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब थ्योरेटिकल हैं। अब आपको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है। मान लो एक्चुअल रेंट 90,000 है, तो 60 और 90 को कंपेयर करना है और जो ज़्यादा है वो लेना है। सर वापस बताओ, पहले स्टेप पे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से बड़ी वैल्यू लेनी है, फिर इसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है और तब आपको छोटी वैल्यू लेनी है, और फिर इसे एक्चुअल रेंट से लेना है कंपेयर और आपको बड़ी वैल्यू लेनी है। इसके बाद अगर आपका मकान खाली रहा तो उतना किराया लेस करना है, उसको बोलते हैं वैकेंसी पीरियड। अगर मकान खाली रहा तो वो आपको लेस करना है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स जितना चुकाया जाता है वो आपको लेस करना है। ठीक है, आखिर में आते आते आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो लेस करना है। एक बात बता दूं मैं, म्युनिसिपल टैक्स अगर आप चुकाओगे तो माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा ही, चाहे आप चुकाओगे तो भी और नहीं चुकाओगे तो भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ। सर हमें समझ ही नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हो। देखिए, इनकम टैक्स बेसिकली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। पर सिंस अभी थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा आ जाएं, तो हम थ्योरी थोड़ी सी पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रखे हैं उनको ये बात बड़े आराम से समझ में आ रही है। जिनको केवल थ्योरी सुननी है तो वो इसको सुन लें, और नहीं तो एग्ज़ाम में आप थोड़ा बहुत तो लिख ही पाओगे। मुझे इस बारे में विश्वास है कि आप थोड़ा बहुत तो लिख लोगे। चलिए और देखते हैं, अभी आएगा मज़ा आपको। सेकंड क्वेश्चन है, स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है, अगर आपका मकान है जिसमें आप खुद ही रहते हो तो इनकम कैसे होगी, तो उसकी इनकम शून्य होती है। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन हुआ कि खुद के मकान की इनकम कैसे निकालते हैं। तो भाई साहब, जिस मकान में हम रहते हैं उसकी इनकम ज़ीरो मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की NAV, नेट एनुअल वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी आपकी इनकम ज़ीरो होगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय नगरपालिका करों की कटौती की मुख्य शर्तों को समझाइए। एक्सप्लेन द मेन कंडीशंस फॉर द डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। आप इसे यूँ समझो,
हम मकान से जो कमाते हैं वो हमारी इनकम है, और जो म्युनिसिपल टैक्स हम चुकाते हैं वो हमारा खर्चा है। म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट होना ज़रूरी है, पहली कंडीशन। म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट ओनर को करना पड़ेगा, ये दूसरी कंडीशन है। अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स पिछले साल नहीं चुकाया था और इस साल चुकाते हो तो आपको पिछले साल और इस साल दोनों के बराबर की कटौती मिलेगी। यानी म्युनिसिपल टैक्स का कॉन्सेप्ट पेमेंट बेसिस चलता है, जब जिस वर्ष में आप पेमेंट करोगे उस प्रीवियस ईयर में उतने लेस कर पाओगे। अब अपन इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखना है वो पढ़ते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में मालिक द्वारा चुकाए गए नगरपालिका करों की राशि को ही वार्षिक मूल्य की गणना करते समय कटौती की जाती है। मतलब कभी कभी म्युनिसिपल टैक्स ऐसा होता है किराएदार चुकाता है तो वो लेस नहीं होता। पहली कंडीशन ये है कि मालिक चुकाए, मकान मालिक चुकाए। किराएदार द्वारा चुकाए गए लोकल टैक्सेस को नहीं घटाया जाता है, म्युनिसिपल टैक्सेस को लोकल टैक्सेस भी बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि नगरपालिका करों को भुगतान के आधार पर घटाया जाता है, चाहे वो गत वर्ष के पूर्व वर्षों के हों चाहे गत वर्ष के हों। जैसे तुम्हारे लिए जो फाइनेंशियल ईयर है ना 18-19 है, वैसे मतलब किताब वाइज अपन बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में अभी आप खड़े हो 20-21 में। तो पिछले साल तक जबकि आपकी पढ़ाई चल रही थी तब आपका वर्ष था 19-20, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 18-19, प्लीज़ कीप इन माइंड। अभी रियल में क्या चल रहा है? 20-21। लेकिन जब तुम्हारा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था तब कौन सा ईयर था? 19-20। तो 19-20 में तुम क्वेश्चन कौन से सॉल्व कर रहे थे? जिनका संबंध फाइनेंशियल ईयर 18-19 से था, जिनका संबंध प्रीवियस ईयर 18-19 से था। ओके, तो म्युनिसिपल टैक्स चाहे आपने 18-19 के चुकाए हों या उससे पहले के चुकाए हों, चुकाते ही आपको कटौती मिलेगी, ठीक है। हो सकता है आपको मैं जैसे 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ और 10 के 10 ना समझ आए, कोई बात नहीं, जितने समझ में आए उतने समझ लो। कुछ तो लिखोगे, नहीं सुनोगे तो शायद नहीं लिखोगे, कुछ सुनोगे तो कुछ तो लिखोगे। चलिए और देखते हैं। क्या किसी मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? मतलब क्वेश्चन ये है कि जैसे बिजनेस में लॉस होता है, यानी बिजनेस में नेगेटिव इनकम होती है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या हाउस प्रॉपर्टी में नेगेटिव इनकम हो सकती है? तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन ये हाँ कब बनेगा? 2 दशाओं में बनता है। अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो और अगर आप इंटरेस्ट चुकाएंगे तो मतलब मकान की इनकम हुई जीरो और इंटरेस्ट चुकाएंगे तो आपका मकान का जो एनुअल वैल्यू है वो माइनस में जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपकी इनकम तो आई कम, मकान के किराए से इनकम तो आई कम और आपने म्युनिसिपल टैक्स चुका दिया ज़्यादा, तो इनकम आई कम और म्युनिसिपल टैक्स चुकाई ज़्यादा, तो उस समय में संपत्ति का आपका एनुअल वैल्यू ऋणात्मक हो सकता है। एक बार फिर सुन लीजिएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 स्टेप में निकाली जाती है। पहले स्टेप में निकाला जाता है GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दूसरे स्टेप पे होता है NAV, नेट एनुअल वैल्यू। और तीसरे स्टेप पे होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन इस बात को आंसर कर रहा था कि क्या NAV माइनस में हो सकता है। तो अगर हाँ, अगर आप म्युनिसिपल टैक्सेस ज़्यादा चुका दोगे तो आपका NAV माइनस में हो सकता है। और उससे पहले मैंने नियम ये भी बताया कि अगर कोई मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जिसकी इनकम ना आती हो तो इंटरेस्ट चुकाने की वजह से भी NAV माइनस में हो सकता है। चलिए ठीक है। करदाता के पूर्णतया स्वयं के रहने के वार्षिक मूल्य में से कब और कितनी राशि की कटौती दी जा सकती है? देखिए, अगर आप किसी मकान में खुद ही रहते हैं, तो उसमें आपको इनकम तो होगी नहीं। उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन या तो आप 30,000 माइनस कर पाओगे या 2 लाख माइनस कर पाओगे। अब इसका नियम आ रहा है, ठीक है। आप आराम से इनको पॉइंट्स को पॉज करके धीरे धीरे पढ़ लेना। पहली बात यह है कि ऐसा मकान जिसमें आप रहते हैं उसकी इनकम ज़ीरो होती है। इनकम ज़ीरो होगी तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ज़ीरो आएगा। हाँ, जो ब्याज बनता है, ब्याज कब बनेगा? अगर आपने उस मकान के लिए लोन लिया हो तो ब्याज माइनस आप कर सकते हो। उसमें नियम ये है कि अगर आपका लोन पुराने ज़माने का है, अगर लोन आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है तो ब्याज आपको 30,000 तक की कटौती मिलेगी। और अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लिया है तो आपको 2 लाख रुपए तक की कटौती मिलेगी। मैं फिर बता दूं, जो मकान आपका खुद का प्रयोग में होता है, खुद यूज़ आप करते हैं,
उसमें 30,000 रुपये या 2 लाख की लिमिट है। जो मकान लेट आउट होते हैं उसमें इस तरह की कोई लिमिट नहीं है, उसमें आपको ब्याज के बराबर कटौती मिलेगी, उसमें कोई 30,000 की या 2 लाख की मॉनेटरी लिमिट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं किए हैं तो शायद उनको थ्योरी ना समझ आ रही हो। आप देखिए फिर आपको कैसा क्या करना है। लेकिन जिन लोगों ने थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रखे हैं उनको ये बातें मेरी आराम से समझ में आएंगी, क्वेश्चन करते भी समझ में आएंगी। और अगर बाय द वे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया तो भी आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट है, उस परिस्थिति को समझाइए जब स्वयं के रहने के मकान की आय ऋणात्मक हो सकती है। तो मैंने बताया ना, आपके मकान की इनकम नेगेटिव हो सकती है 2 दशाओं में। पहला, आपको किराया आता हो कम और आपने म्यूनसिपल टैक्स चुका दिए हो ज़्यादा, या फिर आपका मकान हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसकी इनकम हो 0 और ब्याज के चक्कर में आपकी इनकम होती है। तो यानी आपका मकान कैसा हुआ, इनकम तो देता नहीं है, उल्टा लोन के चक्कर में ब्याज जाता है और मकान की इनकम नेगेटिव हो जाती है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहले एक बार मैं खुद आपको बताऊँ और फिर जो स्टैंडर्ड आंसर आपको लिखना है, आप इसको, टाइम कम है फिर भी रजिस्टर में नोट करके अगर लिख पाएँ तो बढ़िया ही है। अगर आपने मकान को बनवाने, मरम्मत करवाने, ख़रीदने या निर्माण के लिए लोन लिया हो, एक बात आप समझ लीजिए, इंसान क्या करेगा, या तो मकान खरीदेगा या बनवाएगा या रिपेयर करवाएगा या रिनोवेट करवाएगा या उसमें अंदर एक्सपेंशन करवाएगा। इसमें से किसी भी काम के लिए अगर आपने लोन लिया हो और अगर आपको ब्याज देना पड़ेगा तो उस दशा में आपकी इनकम नेगेटिव हो सकती है। अगर आपका रहने का मकान है तो इनकम तो आती है 0 और ब्याज जाने की वजह से आपकी इनकम नेगेटिव हो सकती है। तो हम ये क्वेश्चन क्या आंसर कर रहा था कि क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जब इनकम नेगेटिव हो जाए। आप एक बार जब आंसर कर लो ना, फिर वापस एक बार क्वेश्चन को पढ़ा करो, वो पूछ क्या रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो हमने कहा हाँ सर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, माता दीन ने एक मकान 10 साल पहले 200 रुपये महीने के किराए पे लिया था। 1 अप्रैल 2017 को उसने इस मकान को 2,000 रुपये के किराए पे गौरी शंकर को दे दिया। कारण सहित समझाइए कि माता दीन की इस आय पर मकान संपत्ति से इनकम हेड में टैक्स लगेगा अथवा नहीं लगेगा। देखो, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर लागू होवे इसके लिए ज़रूरी है कि आप मकान के स्वामी होने चाहिए हो। यानी अगर कोई व्यक्ति मकान का स्वामी है और किराए पर उसे देता है मकान को या बिल्डिंग को, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। अब जैसे जो माता दीन है ना, इसने मकान खुद ने किराए पे ले रखा है और आगे किसी और को किराए पे दे रखा है, इसको अपन बोलते हैं सब लेट। खुद किराए पर लेना और फिर किसी और को किराए पर देना और बीच का गैप कमाना, इसको बोलते हैं सब लेटिंग। सब लेटिंग से जो आय होती है वो अदर सोर्स में जाती है। प्राइमा फेसी मतलब पहली नज़र में आपको लगेगा कि माता दीन को किराया मिल रहा है। अब किराया मिल रहा है तो ये मामला हाउस प्रॉपर्टी का मामला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये मामला हाउस प्रॉपर्टी का नहीं है। जैसे मैं बताऊँ ये मामला क्या होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस कोई कार्रवाई करे उससे पहले ये देखा जाता है कि ये मामला उसके क्षेत्र में आता है या नहीं आता है। क्षेत्र में आता होगा फिर उसका कार्रवाई होती है। इसी तरह ये जो माता दीन वाला मामला है, ये हाउस प्रॉपर्टी के थाना क्षेत्र में आता ही नहीं है, ये मामला अदर सोर्स के थाना क्षेत्र में आता है। रीज़न बिहाइंड कि अगर कोई व्यक्ति उप किराए से इनकम कमाता है, सब लेटिंग से कमाता है, तो वो इनकम अदर सोर्स में आती है। अब ये तो रहा मैं देसी आंसर आपको बताया, आप टिपिकली कैसे लिखेंगे वो भी सुन लीजिए। मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर नहीं लगेगा, क्योंकि यदि कोई करदाता स्वयं किसी मकान में किराएदार है परंतु उसका कुछ या संपूर्ण भाग किसी और को किराए पर दे देता है तो उप किराएदार से प्राप्त किराया अदर सोर्स इनकम में लगाया जाएगा। ठीक है, नीचे थोड़ा मेरा चेहरा आने की वजह से आंसर कट रहा है, बट थोड़ी बहुत इंग्लिश आप बना के लिख सकते हो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में, अगले वीडियो में मैं इसको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड में कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर बेचारा खुद ही किराएदार है और फिर उस पूरे मकान को या मकान के एक हिस्से को किराए पर देके कोई इनकम कमाता है तो ये मामला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जाएगा, उस वाले थाना क्षेत्र का मामला है ये। चलो जी, नेक्स्ट है, मकान संपत्ति शीर्षक की कोई 2 आयों का उल्लेख कीजिए जो आयकर से मुक्त है। मतलब ये एक तरह से कहना चाहता है कि क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप मकान से किराया कमाओ लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगे। तो इसका एक एग्जांपल तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने अपना मकान खेती के पर्पज़ से यूज़ किया, अगर आपने मकान आपका
खेती के पर्पज़ से यूज़ किया, जैसे फसल को सुखाने वगैरह में, और उससे आपने किराया कमाया, तो वो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। इसी तरह जिस मकान में आप रहते हो उसकी इनकम ज़ीरो मान ली जाती है, यानी टैक्स नहीं लगता। और इसी तरह से आपके पास बिल्डिंग हो और उसमें अगर आप दुकान चलाते हो तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता। जैसे मान लो, मैं आपको बताऊं क्या कहना चाहता हूँ। इमेजिन करो एक व्यक्ति के पास 3 प्रॉपर्टी हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो एक में तो वो रहता है, तो बाकी 2 से अगर वो किराया नहीं भी कमाता तो भी इनकम टैक्स में माना जाता है कि इसने उससे किराया कमाया होगा। उसको बोलते हैं डीम्ड लेट आउट। किराया उन 2 मकानों से नहीं भी कमाया तो मान लेते हैं डीम्ड लेट आउट। सिचुएशन ये कर लो कि मान लो इसने सेकंड मकान में दुकान चलानी शुरू कर दी, तो उस सेकंड मकान की इनकम ज़ीरो मान ली जाएगी। और थर्ड मकान उसने एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उस मकान की भी इनकम शून्य मानी जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आंसर देखते हैं कि अगर करदाता, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं असेसी, जिसका असेसमेंट हो रहा है, वो व्यापार या पेशे के लिए किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करता है तो उसकी अनुमानित आय ज़ीरो मान ली जाती है। ऐसा धारा 22 में लिखा हुआ है। धारा 22 बिजनेस से रिलेटेड धारा है। ऐसा करदाता कोई मकान है, करदाता का कोई मकान है जिसका प्रयोग वो रहने के लिए करता है प्रयोग, तो उसकी इनकम भी ज़ीरो मान ली जाती है। और कुछ दशाओं में कृषि भूमि से लगे हुए मकान जैसे फार्म हाउस की आय को धारा 10(1) के तहत एग्जेम्प्ट माना जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। मैं फिर कहूँगा, आपको हो सकता है पहली बार में वीडियो सुनने में समझ ना आ रहा हो, आप इसको रिवाइंड करके सुन लीजिए। आपको क्या पता, और नहीं तो 10 क्वेश्चन तो आपके तैयार हो जाएं, और नहीं तो थोड़ा बहुत तो एग्ज़ाम में आप लिख ही दोगे, है ना। ऐसे तो होशियार बच्चे हो, बिना किए लिख देते हो, तो थोड़ा सुन के तो लिख ही दोगे। नेक्स्ट है कि मकान की मरम्मत हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती को स्पष्ट कीजिए। देखिए, आप समझिएगा कि मकान को बनवाना या ख़रीदना ये भारी मैटर है, तो इसमें 30,000 तक की कटौती मिलती है या 2 लाख तक की कटौती मिलती है, यानी आजकल 2 लाख तक की कटौती मिलती है। लेकिन अगर आपने लोन जो लिया है वो रिपेयर के लिए लिया है, रिपेयर एक छोटा काम है, तो इसमें आपकी ब्याज की कटौती 30,000 तक की ही होती है। रूल, अगर आपने रिपेयरिंग के लिए लोन लिया है तो उस पर जो ब्याज का डिडक्शन होता है वो 30,000 तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। अगेन इसमें किंतु परंतु ये है कि अगर आपने कोई मकान किराए पे उठाया है, लेट आउट नेचर का है, और उसके लिए आपने लोन लिया है और उस लोन वाले पैसे से रिपेयरिंग करवाई है, तो ब्याज की कोई लिमिट नहीं है। तो अगर मैं ब्याज का आपको सिंपल फंडा बताऊं कि अगर कभी भी आपने प्रॉपर्टी को किराए पे उठा दिया और फिर उस प्रॉपर्टी का ब्याज का मैटर आएगा तो उस पर कोई लिमिट नहीं है, वरना लिमिट है। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पढ़ लीजिए, स्वयं के रहने के मकान की दशा में मैक्सिमम कटौती 30 से आगे होगी। अब कोई बच्चा जिद्दी होगा, बोलेगा सर 2 लाख की भी होती है। 2 लाख की होती है अगर मकान को ख़रीदा हो या बनवाया हो तो। रिपेयर के केस में ऑलवेज देयर इज़ अ लिमिट ऑफ 30,000, बट अगर मकान को किराए पर दिया गया हो तो ब्याज की पूरी राशि की कटौती मिलेगी, है ना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब है, मिस्टर राम के पास 2 मकान हैं। एक मकान तो है अजमेर में, और वो रहने के काम आता है। दूसरा मकान कृषि भूमि पर स्थित है और कृषि कार्यों में यूज़ होता है। यूँ समझो कि पहले मकान का अनुमानित किराया 2 लाख है और दूसरे का अनुमानित किराया 3 लाख है। इन मकान संपत्तियों के वार्षिक मूल्य क्या होंगे, तो इसका आंसर 0 आएगा। देखिए, 2 मकान है, पहले मकान में तो वो रहता है, नहीं रहता तो समझो 2 लाख किराया मिलता, लेकिन हकीकत तो क्या है, वो रहता है तो उसकी इनकम क्या हो गई, 0। इसी तरह से दूसरा मकान है, उसको वो किराए पर देता तो 3 लाख मिलते, 3 लाख कमाता, लेकिन उस मकान को वो खेती के कामों के लिए यूज़ कर रहा है, एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ कर रहा है, तो ऐसे मकान की इनकम भी 0 हो जाएगी। बात ये है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो आंसर है 0। सिंस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड इट्स एनुअल वैल्यू विल बी 0 एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड द इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). ठीक है, धारा 10 जो होती है वो एग्जेम्प्ट इनकम्स के बारे में बताती है। उसमें पहली इनकम एग्रीकल्चर इनकम की सेक्शन है, और एग्रीकल्चर इनकम भारत में करमुक्त होती है। क्यों होती है वो राज की बात है, कभी बाद में बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट है,
एक मकान है जिसका उचित किराया 24,000 वार्षिक है, जो गत वर्ष में 1 जून 2018 को बन के तैयार हुआ। आप समझो आपके क्वेश्चनों के लिए जो वर्ष है, संबंधित वर्ष है, वो है 18-19। अब 18-19 कब शुरू होता है? अप्रैल में। तो अप्रैल में आपके पास मकान नहीं था, मई में आपका मकान नहीं था, आपका मकान जून में बन के तैयार हुआ है, यानी ये क्वेश्चन 10 महीने का है। और फिर आपने अगस्त से उसे किराए पे उठा दिया, तो इसका मतलब जून और जुलाई वो खाली रहा। तो इस मकान का वार्षिक मूल्य क्या होगा? पहली बात तो आप समझो, पहले स्टेप पे अपन क्या लिखते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट लिखते हैं। तो आपको 24,000 नहीं लिखना है, 24,000 होता है 12 महीने का, और ये क्वेश्चन है 10 महीने का, तो आपको 10 महीने का लिखना है। दूसरे स्टेप पे आप लिखते हैं एक्चुअल किराया। एक्चुअल किराया आपको 1500 रुपये के हिसाब से लिखना है, वो भी आपको 10 महीने का लिखना है। फिर नीचे आके आपको 2 महीने का किराया जो खाली रहने की अवधि होती है वो लेस होता है। ठीक है, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा जो पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं या कम अच्छे बच्चे हैं, जैसे भी हैं, तो आप इस वीडियो को 2 बार सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। ये आई गारंटी कि 2 बार सुनने पे आपको शायद बेटर समझ आएगा। ठीक है, बाकी तो आपकी इच्छा है, वीडियो आपका, फ़ोन आपका, डेटा आपका, आप मर्जी के मालिक का, तो जो ठीक है। चलो ठीक है, आंसर देखते हैं। सबसे पहले फेयर रेंट है, तो इन्होंने देखो 12 महीने क्यों नहीं लिया, या 24,000 क्यों नहीं लिया, या 10 महीने में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मैंने बताया ना, अप्रैल और मई में आपका मकान ही नहीं था। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने रेंट लिखा जो एक्चुअल है, और फिर 20,000 और 15,000 की तुलना करी तो 20,000 को लिया, और फिर पुनः इसमें से जो वैकेंसी पीरियड का किराया होता है वो लेस होता है। इस तरह से जीएवी आती है। मैंने फिर कह दूं, पहले स्टेप पे जीएवी आती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दूसरे स्टेप पे एनएवी आती है, नेट एनुअल वैल्यू, और तीसरे स्टेप पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट सॉल्व करने के बाद। एक और क्वेश्चन है मानक किराया, क्योंकि पहले स्टेप पे सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू होती है, फेयर रेंट होती है, और फिर उनका कंपैरिजन अपन करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। तो स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? तो हमारे देश में बहुत सारे एक्ट हैं, अपना देश कानूनों का देश है, कानून मानने वालों का देश तो पता नहीं है या नहीं है, पर कानूनों का देश तो है ही है। तो एक होता है रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट बताता है कि किससे कितने राशि से ज़्यादा किराया आप नहीं ले सकते। ये सब राज्यों में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ राज्यों में ही है रेंट कंट्रोल एक्ट, किराए को कंट्रोल करने के लिए। तो उस एक्ट के तहत जो किराया होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। देखिए ज़रा, ये कहता है किराया नियंत्रण अधिनियम, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत निर्धारित किराया जो होता है वो मानक किराया होता है। यह वो राशि होती है जिससे ज़्यादा राशि किराएदार से मिलने की आशा आप नहीं कर सकते कानूनन। ठीक है बेटा जी, चलिए। अच्छा भाई साहब ने एक लाइन आई है बढ़िया से, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। वापस सुन लो, क्या बात है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, जो चाहें वो कर सकते हैं, जो सोचें वो कर सकते हैं, और जो आज तक नहीं सोचा वो सोच भी सकते हैं। दुनिया में आए हैं कुछ करके जाओ, ये क्या कि खाली खाली आए खाली खाली गए, पता ही नहीं चला कब आए और कब गए। ऐसे राशन कार्ड में खाली गिनती मत दर्ज कराओ, आए हो तो लगे तो सही दुनिया में कोई आया था। चलो।